एमपी में फिर शर्मसार हुई इंसानियत। उमरिया में मासूम से हुआ गैंगरेप। 13 साल की बच्ची को 3 दिन तक 9 लोगों ने बनाया हवस का शिकार। बच्ची ने जिससे मदद मांगी उसी ने मदद करने की बजाय मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। 13 साल की मासूम बच्ची 11 जनवरी की दोपहर घरेलू काम से सब्जी मंडी गई थी। यहाँ उसकी मुलाकात 2 युवकों से हुई। दोनों युवक नाबालिग को घुमाने के बहाने बाइक पर ले गए और शहर से लगे जंगल में डरा धमका कर रेप किया। इसके बाद आरोपी उसे एक ढाबे में ले गए। यहाँ 5 और लोगों ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। अगले दिन आरोपियों ने नाबालिग को घर भेजने के लिए जिस ट्रक में बिठाया, उस ट्रक चालक ने भी बलात्कार करके उन्हें टोल नाके पर छोड़ दिया। लेकिन यहाँ एक और हैवान मिल गया और जिस ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी उसने भी रेप किया। मैं इस वक्त उमरिया के उसी जगह पर मौजूद हूं जहां से ये बताया जा रहा है कि बच्ची का अपहरण किया गया था। ये उमरिया जिले का चौपाटी इलाका है। रविवार के दिन शाम के वक्त इसी जगह पर बच्ची आती है। बताया जा रहा है कि बच्ची परिवार के लिए सब्जी खरीदने आई थी क्योंकि रविवार का दिन था। कि 13 साल की उम्र है। युवक जो है उसकी पहचान का था। इसके पहले भी उसके साथ मुलाकात हो चुकी थी, तो उसके साथ वो बहला फुसलाकर वो उसे अपनी बाइक पर बिठाकर ले गया। इस वारदात के बाद परिजनों के साथ थाने पहुंची मासूम ने जब आप बीती बयां की तो पुलिस वाले भी सन्न रह गए। आनन फानन में पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू की और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक आरोपी अब भी फरार है। एक नाबालिग लड़की थी, उसके साथ 6-7 आरोपियों ने मिलकर गैंगरेप किया था, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 6 आरोपी हिरासत में ले लिए गए हैं, एक की तलाश की जा रही है और इसमें पॉक्सो एक्ट भी लगी हुई है। पॉक्सो एक्ट यदि नाबालिग लड़की के साथ कोई अपचारी अपराध करता है तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट लगती है, वो भी लगी हुई है और विवेचना इसकी जारी है। 3 दिनों तक नाबालिग लड़की से हैवानियत की गई, लेकिन पुलिस को कोई खबर तक नहीं हुई। ऐसे में सवाल है कि क्या ऐसे सुरक्षित होंगी मध्य प्रदेश में बेटियां? पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। रुपेश के परिवार वालों से मिलने नेता उनके घर छपरा पहुंच रहे हैं। पहले बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने रुपेश के परिवार वालों से मुलाकात की, फिर आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी पीड़ित के घर पहुंच गए। पटना में 12 जनवरी को रुपेश की हत्या हुई थी, लेकिन अभी तक पुलिस हत्यारों तक नहीं पहुँच पाई। अब ऐसे में विरोधी दलों ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं जब रुपेश सिंह की हत्या होती है कि अपराधी पकड़ा जाए। वो किससे अपील कर रहे हैं? लगातार 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री गृह डिपार्टमेंट उनके पास, और वो मांग कर रहे हैं। किससे मांग कर रहे हैं? विपक्ष से मांग कर रहे हैं कि अपराधी को पकड़ो। कौन पकड़ेगा अपराधियों को? हम केवल मात्र सवाल इतना ही पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से कि बिहार में अपराध किन कारणों से हो रहा है और कौन कर रहा है। बिहार में हत्या तो अब रोज हो रही है और मुख्यमंत्री वो मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जिससे क्राइम कंट्रोल हो। ये रूटीन अधिकारियों से समीक्षा करना, बैठक करना, डीएम एसपी को कुछ कह देना, यह पर्याप्त नहीं है बिहार के लिए। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि जब चाहे तब क्राइम कर लेते हैं और बिहार पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। तो बिहार में स्थिति चिंताजनक है और मैं समझता हूं कि बिहार को पूर्णकालिक गृह मंत्री की आवश्यकता है। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। पटना में आरजेडी ने पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा वार किया। रुपेश हत्याकांड के बाद लगातार बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर अब सरकार बैकफुट पर है। डीजीपी कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं और विपक्ष है कि अब पोस्टर पॉलिटिक्स पे आ उतरा है। देखिए आरजेडी के ठीक बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें नीतीश कुमार से पत्रकार सवाल कर रहे हैं। ये दरअसल उस दिन को इंगित करने के लिए है जिस दिन नीतीश कुमार से सवाल किया गया था और नीतीश कुमार ने पत्रकारों का सवाल का जवाब बड़ा झुंझला कर दिया था। वहीं बिहार के पुलिस कप्तान की माने तो बिहार में अपराध कम हुआ है, लेकिन रुपेश के हत्यारे कब पकड़े जाएंगे इसका कोई जवाब नहीं है। ये केस जो है ये बहुत संवेदनशील केस है और मुश्किल केस है। तो जब मुश्किल केस है तो हमारी जो जांच है वो मल्टीपल बिंदुओं पे चल रही है
और जांच की बात जो है वो जांच की बात शेयर नहीं की जाती है, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में कोई कंक्रीट चीज़ नहीं आएगी तब तक जो है वो जांच है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इस केस को इसका उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस, छावनी में तब्दील पुराना भोपाल, 3 थाना इलाकों में कर्फ्यू। पुलिस प्रशासन के इस एक्शन की वजह है एक दीवार, वो दीवार जो आरएसएस बनवा रहा है, जिसकी जंग संघ ने कोर्ट में जीती है। ये मामला कबाड़ खाना इलाके में एक जमीन पर बाउंड्री निर्माण से जुड़ा है। 30,000 वर्ग फीट जमीन पर संघ तार फेंसिंग करवा रहा है। इस इलाके में संघ का संभागीय कार्यालय केशव नीडम स्थित है और इसी के पास की जमीन से जुड़ा है मामला। कुछ लोगों ने जमीन को वक्फ बोर्ड की बताया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने आरएसएस के पक्ष में फैसला दिया, जिसके बाद यहां बाउंड्री वॉल बनवाई जा रही है। ऐसे में माहौल ना बिगड़े, इसलिए पुराने भोपाल के 3 थाना इलाकों में एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी भोपाल में, पुराने भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, पूरे इलाके को सील किया गया है, बंद किया गया है। ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है। भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, अचानक से सुबह लोग उठते हैं और बैरिकेडिंग देखते बंद कर दिया गया है, क्या है सर? इसमें सिंधी कॉलोनी के पास एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर 2 समुदायों के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। पूर्व में इसमें रिसीवर की नियुक्ति भी की जा चुकी है, क्योंकि आज की स्थिति में वहाँ कोई रिसीवर अपॉइंटेड नहीं है और जो भी न्यायालयीन फैसले हैं वो एक पक्ष के फेवर में दिखते हैं, तो उनके द्वारा वहाँ बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य उसको सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। उसको देखते हुए दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का टकराव और विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए कानून व्यवस्था लगाई गई है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से पुराने भोपाल में अब सब कुछ शांत है। राम मंदिर निर्माण के लिए बरस रहा है धन। दिल खोलकर दान कर रहे हैं लोग। हर दिन करोड़ों रुपए का चंदा। क्या आम और क्या खास, हर कोई अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दान दे रहा है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भी लोगों से राम मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान देने की अपील की। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत। मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन में अब तक 200 करोड़ रुपए का चंदा जमा हो चुका है। मतलब हर घंटे 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिल रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए मकर संक्रांति से निधि समर्पण अभियान की शुरुआत देश में हो गई है। संघ, ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अलग अलग टोलियों में लोगों से जाकर निधि ले रहे हैं, यानी चंदा उनसे ले रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो शनिवार रात 12 बजे तक लगभग 122 करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो गए थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो महज 2 दिनों में, यानी 15 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है, अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा निधि आ चुकी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी चंदा जमा कर रही है। शहर शहर घूमकर लोगों से मंदिर निर्माण के लिए फंड जुटाया जा रहा है। अनगिनत लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया है और वर्तमान स्वतंत्र भारत में अगर देखा जाए तो न जाने कितनी बार राज्य सत्ताओं का अदल बदल हो गया, और इसलिए हमने विचार किया कि हम नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में भी जाएंगे, अरुणाचल में जाएंगे, अंडमान निकोबार में भी जाएंगे, त्रिपुरा में भी जाएंगे, तो कच्छ के रण में भी जाएंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी ने निधि समर्पण अभियान शुरू किया है और महज 45 दिनों में 2000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। दूध चाहो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। यह है पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता मदन मित्रा, जो न जाने कितनी बार बेतुके और विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने सारी हदों को ही लांघ दिया। दूध चाहो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। मदन मित्रा खुले मंच से और वो भी भीड़ के सामने खून बहाने की बात कर रहे हैं। हम लोग का एक बहुत ही प्यारा डायलॉग था जब पाकिस्तान से लड़ते थे, तो ये लड़ाई का डायलॉग था
जे दूध मांगो तो खीर देंगे और कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। और अभी स्लोगन बदल के बन गए, सुनो दिल्ली वालों, दूध चाहो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। अच्छा रहिए, लड़ाई के लिए तैयार रहिए। मित्रा ने ऐलान किया कि बंगाल की लड़ाई को जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही हिंसा का सहारा ही क्यों न लेना पड़े, जो उनके बयान से जाहिर भी हो रहा है। 22 गजे खेला হবে না, এবার খেলা হবে দার্জিলিং এর কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে বনগাঁর বর্ডার, এবং এই পিচেই খেলবো। আর আমরা রেডি আছি, হ্যাঁ, ওয়ার্ম আপ করে তৈরি আছি। ওই রোজ বলছে না মারবো মারবো মেরে হাড়গড় ভেঙে দেবো, আমরা মারবো না, আমরা বলবো মারবো এখানে, পাবলিক বলবে, আমি বলবো। टीएमसी के एक और सांसद कल्याण बनर्जी के बिगड़े बोल भी सामने आए हैं। विरोधी पर हमला करने के लिए कल्याण बनर्जी अपनी सारी सीमा भूल गए। उन्होंने कहा बीजेपी के लोग जय श्री राम का नारा लगाकर दुष्कर्म कर रहे हैं। वहीं बंगाल में हिंसा का दौर भी लगातार जारी है। बैरकपुर में टीएमसी के दफ्तर पर बमबाजी की तस्वीरें सामने आई है। टीएमसी ने हमले के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। टीम न्यूज नेशन। जंक्शन केवड़िया एक्सप्रेस, दादर केवड़िया एक्सप्रेस, गरिमा पहुंच गए, माननीय प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई और सभी पहुंचे। आज केवड़िया का देश की हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना पूरे देश के लिए एक अद्भुत क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करने वालों को बड़ी सौगात दी है। अब देश के अलग अलग इलाकों से गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचना आसान हो गया है। हम इस स्पेशल ट्रेन के पास खड़े हैं। ये इनफैक्ट केवड़िया के लिए जाने वाला वीकली स्पेशल ट्रेन है। इनफैक्ट हम बता दें कि ये स्पेशल ट्रेन वीकली है, और अगर देखा जाए तो हर संडे को इनफैक्ट रात के 11:30 बजे इनफैक्ट ये डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से निकलेगा और इनफैक्ट केवड़िया पहुंचेगा। साथ पीएम मोदी के हरी झंडी दिखाते ही दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से केवड़िया के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो गई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन 8 नई ट्रेनों की शुरुआत की है वो हैं वाराणसी केवड़िया एक्सप्रेस, दादर केवड़िया एक्सप्रेस, अहमदाबाद केवड़िया एक्सप्रेस, निजामुद्दीन केवड़िया एक्सप्रेस, रीवा केवड़िया एक्सप्रेस, चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस, प्रतापनगर केवड़िया मेमू, केवड़िया प्रतापनगर मेमू। वाराणसी से आज एक नई ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। दरअसल ये ट्रेन बेहद खास है क्योंकि सांस्कृतिक नगरी वाराणसी से राष्ट्रवाद तक यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ये ट्रेन जाएगी। वाराणसी से केवड़िया तक ये ट्रेन सफर तय करेगी। 4 राज्यों को ये कवर करेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ट्रेन पूरी तरीके से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। केवड़िया देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया गया है। अपने आप में ये देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जहां पर वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाया गया है और स्टेशन के अंदर गर्मी ना हो उसके कारण जो बड़ी बड़ी हीटिंग पैनल्स है वो भी लगाई गई है और उसके ठीक ऊपर जो है वो सोलार प्लांट लगाया जाएगा। यानी कि पर्यावरण का बेहद अद्भुत तरीके से ख्याल रखा गया है इस केवड़िया रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए। कड़ाके की सर्दी में किसान 53 दिन से आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार जो है नहीं मान रही, हम पड़े यहाँ से मानने ही कभी न कभी। तो हमारा मकसद है बिल वापसी तो घर वापसी। ये घर वाले भी कह रहे हैं जब भी आना। माननी पड़ेगी जी, अगर नहीं मानती है तो मानने के लिए हम जाएंगे अंदर। 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालकर सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। हालांकि किसानों की बैठक में फैसला हुआ है कि किसान 26 जनवरी की परेड में रुकावट नहीं डालेंगे, बल्कि आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। देश के अधिकांश किसान, विद्वान और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले हमसे सहमत हैं
और देश को देख के कानून बनाया जा सकता है। 17 तारीख को ये बयान देना, दोबारा से ये जताना कि हम बात करने वाले नहीं है और देश हमारे साथ है। इस ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग इलाकों से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ किया है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा किसान घर नहीं जाएंगे। उनका एक इशू है कि 3 बिल जो है ये बिल वापसी हो, कि एमएसपी देश में लागू हो, वो कानूनी रूप से लागू हो। 19 जनवरी को फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी, जिसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने साफ किया है कि सिर्फ मुद्दों पर ही बात होगी। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब दिल्ली से मोरेना जाने के लिए ट्रेन से रवाना हुए तो सिख मुसाफिरों के साथ लंगर का स्वाद भी चखते हुए नजर आए और एक संदेश देते हुए भी नजर आए कि ये सरकार किसानों का भला चाहती है।